हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। बहुत अच्छी बात है बच्चों, और मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं जानता हूं आप लोगों को, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और अगर नहीं भी पढ़ रहे बच्चे तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि नीट पास आ रहा है। समय कम है, समय बहुत कीमती है, तो इसको प्लीज ऐसे ही जाया ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से रिवाइज करें। हम लोग आपके साथ कई सारे कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और उसका नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि सभी को लगता है कि सबको आता है, और फैक्ट ये है कि ये बहुत कम लोगों को आता है। मैं जब भी कभी क्लास में बच्चों से पूछता हूं, बच्चों व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो मुझे वो रंग बिरंगे आंसर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि होली है तो होली पे रंग बिरंगे आंसर देते हैं, ना 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 ना। आप दिवाली पूछोगे तब भी देंगे, किसी भी और पर्व पे पूछोगे, किसी भी समय पूछोगे, आपको तो यही रंग बिरंगे आंसर मिलने वाले होते हैं। जैसे कि मैं पूछा भाई बच्चों बताओ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो एक बच्चा बोलेगा सर द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स। दूसरा बोलेगा सर द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सर नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होता। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। आप लोग बताओ सोचकर कि कौन सी डेफिनेशन सही है इन तीनों में से। अगर आप कह रहे हैं सर पहली, दूसरी या तीसरी, मैं आपको बता दूं इनमें से कोई डेफिनेशन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों के पास थोड़ा सा ज्ञान कम है। अज्ञानता का यहां पर जो है एक समंदर सा फैला हुआ है। तो इस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करते हुए, ज्ञान को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज वेपर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनो। मेरा एक सवाल है कि अगर आप एक बोतल को आप टिल्ट करिए, पानी गिरा दीजिए सरफेस पर, है ना, आप देखेंगे कि आधे घंटे के बाद वो पानी वहां से गायब, पानी गायब, इवेपोरेट हो जाता है वो। चाहे वो इस रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, या 25 हो, या 40 हो, वो उड़ जाता है। आपने कोई एक्सटर्नल हीट तो दी नहीं उसको, आपने कोई हीट एनर्जी भी नहीं दी उसको, वो कैसे ऊपर उड़ गया? ऐसा क्या हो गया कि ऊपर उड़ गया वो? देखो, इसको समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक यूनिवर्सल कर्व है। पूरे यूनिवर्स में अगर कोई नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना कोई अगर हो रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस कर्व को फॉलो ना करे। और ये कर्व कैसी होती है आप सब पहले पढ़ चुके होंगे इसको, गैसियस स्टेट में और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी। तो ये कर्व कुछ कुछ ऐसे आती है बच्चों, कुछ कुछ ऐसे आती है। यहां पर आप कुछ भी ले सकते हो, वेलोसिटी ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो, एनीथिंग। राइट नाउ आई एम टेकिंग काइनेटिक एनर्जी, है ना। और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे आपका रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कई बुक्स में आपको यहां पर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी मिल जाएगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कर्व जो है, ये सारे के सारे यूनिवर्सल फिनोमेना को सेटिस्फाई करती है। मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करूं कि अगर मैं एक कंटेनर ले रखा है मैंने, इसमें कि गैस के पार्टिकल्स हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं इस कंटेनर में क्या आपको वाकई लगता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी सेम होगी? तो आंसर है नो, नो, नॉट एट ऑल। बिकॉज कुछ पार्टिकल्स यहां जाके टकरा के रुक गए होंगे, कुछ पार्टिकल्स ने आप हेड ऑन कोलिजन किया होगा, कुछ ने एक दूसरे की स्पीड को सपोर्ट भी किया होगा, है ना। तो कुछ पार्टिकल्स इसमें धीमे चल रहे होंगे, कुछ इसमें तेज चल रहे होंगे, कुछ तो किसी और स्पीड से चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये कर्व ये बताती है कि इस गैस पार्टिकल्स की अगर बात की जाए या किसी और चीज की बात की जाए, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनकी की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है। ये जो वाई एक्सिस है इस वक्त, ये आपको बता रहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये जो है दिस मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी कम है जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे होने वाले हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होने वाली है। ऑन एन एवरेज इस कंटेनर के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो हाइट दिखा रही है ये, उनकी एक एवरेज स्पीड होगी यहां से यहां की रेंज के अंदर। यस और नो? एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। अब ये चीज ऐसा नहीं है कि इसको सेटिस्फाई करती है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर आप अपनी क्लास की बात करें और मैं क्लास में आपके मार्क्स पूछूं,
तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, 100 के आसपास, 98, 99 वाले। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स 10, 20, 30 होते हैं। ऑन एन एवरेज क्लास का एक एवरेज स्कोर होता है, मैक्सिमम पीपल लाई इन दिस रेंज ऑफ 70% टू 80%। अरे छोड़ो पढ़ाई लिखाई को, अपन तो बात करते हैं, अगर आप खेलकूद को ले लो तो बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत ही कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ही खराब होते हैं। ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो किसी भी टीम के अंदर एवरेज परफॉर्मर्स ज्यादा होते हैं। आप अगर हाइट की बात करो किसी भी क्लास की, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत कम बच्चे होंगे जो 6 फीट से ऊपर होंगे, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट 2 फुट, 3 फुट, 4 फीट होगी, है ना। लेकिन ऑन एन एवरेज उस क्लास की एक एवरेज हाइट होगी लाइक 5'6", 5'7", 5'8", जहां पर के मैक्सिमम बच्चे उस हाइट की रेंज में लाई करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं भाई, ये एक जंगल है, ये एक जंगल है ना, तो इस जंगल में जो पेड़ होंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होने वाली है वो तो बहुत कम है, जिनकी हाइट बहुत कम होगी वो भी बहुत कम होंगे। ऑन एन एवरेज इस जंगल की एक एवरेज हाइट होने वाली है पेड़ों की। बात समझ में आ गई? मैक्सिमम पेड़ इसी हाइट के लाई करने वाले हैं। क्लियर हुआ इतना? तो अब जो हम बात कर रहे हैं, अब देखो फॉर एग्जाम्पल इसी कर्व को मैं आपके लिए दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। ये हैश का मतलब रहेगा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, और यहां हम ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से बच्चों, कुछ चीज छूट ना जाए। देखो 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 देखो, अब इधर देखो, अगर मैंने ये पानी लिया, मैंने यहां पर ये पानी ले रखा है, तो पानी के अंदर क्या है कि कुछ पार्टिकल सरफेस पे होंगे, कुछ पार्टिकल बीचों बीच होंगे, यस और नो। अगर आप इन बीचों बीच पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इन पे देखें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो इन पर चारों तरफ से आईएमएफ काम कर रहा होगा, है ना, और ये आईएमएफ कैसा होगा? बैलेंस्ड होगा। आईएमएफ इज बैलेंस्ड। आईएमएफ कैसा है? बैलेंस्ड है। लेकिन जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो आईएमएफ है वो बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। देखो यहां पे नीचे की तरफ तो फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर आईएमएफ कैसे है? सरफेस एरिया पर आईएमएफ इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड, समझ में आ रहा है? गुड। अगर ये पार्टिकल जिस पर के आईएमएफ अनबैलेंस्ड है, ये पार्टिकल इस काइनेटिक एनर्जी के जोन में है जहां पर के काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, आप इस तरफ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इस जोन में कम पार्टिकल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अगर ये पार्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हो सरफेस तक आ गया, तो बच्चों फिर तो ये आईएमएफ को तोड़कर, सारे बंधन तोड़कर ये तो उड़ जाएगा, और उड़कर कहां जाएगा? हवा में। हवा में इसको कहते हैं वेपर। तो ये क्या बन जाएगा? वेपर। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो कहने का मतलब क्या है, जिस लिक्विड की मैं बात कर रहा था जो जमीन पे पड़ा हुआ था, वो कैसे ऊपर जाता है? उस लिक्विड के अंदर कुछ पार्टिकल्स हमेशा ऐसे होंगे जो कि सरफेस पे होंगे, उनमें से कुछ पार्टिकल तो हमेशा ऐसे होने वाले हैं जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और जब ये सरफेस पर होंगे तो ये आईएमएफ को तोड़ते हुए वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। धीमे धीमे सारा लिक्विड ऊपर की तरफ चला जाएगा। इट विल बी कॉल्ड एवोपरेशन। यस और नो? अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर एक चीज और जानना बहुत जरूरी है, और वो है क्लैपेरॉन इक्वेशन। बच्चों देखो, इस इक्वेशन को जानना जरूरी नहीं है, ये तो यूजलेस है, पर इस चीज से मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं कि क्या मैं आगे हम डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन RT। ये इक्वेशन वेपर प्रेशर को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करती है। ये अपने काम का नहीं है, अपने काम का तो केवल इतना है कि वेपर प्रेशर depends on two things. First is what? Delta H vaporization, that is called enthalpy of vaporization, and second one is temperature. भैया याद रखें, बच्चों को पता ही नहीं होता ये कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टू थिंग्स, that is called enthalpy of vaporization and temperature. Now what is enthalpy of vaporization? भाई enthalpy of vaporization होती है वो हीट required or the enthalpy required to convert 1 mole of a liquid into vapors. It is the minimum heat required to convert 1 mole of a liquid into vapors. अब एक बात का मुझे आंसर दो, अगर किसी लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, तो एक बात बताओ, वो पार्टिकल्स, क्या आपको लगता है? भाई देखो, दो लिक्विड हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। भाई लिक्विड ए के अंदर क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, आईएमएफ है, वो कमजोर है, लेकिन जो बी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है भैया वो बहुत स्ट्रांग है,
बहुत स्ट्रांग है। तो एक बात बताओ कि इनमें से इनको वेपर में बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए किस केस में हीट ज्यादा लगेगी, इसमें लगेगी या इसमें लगेगी? भैया इसको तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। यार ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, तो यहां पर जो डेल्टा एच वेपराइजेशन आएगा वो ज्यादा आएगा, यस और नो? और यहां पर जो डेल्टा एच वेपराइजेशन आने वाला है वो कम आने वाला है। आपको यहां ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। दैट मींस कि ये बी के जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से वेपर्स में नहीं कन्वर्ट होंगे। अगर ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे बच्चों, तो वेपर्स ही नहीं बनेंगे। वेपर्स नहीं बनेंगे तो फिर वेपर प्रेशर कहां से आएगा? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आईएमएफ अगर ज्यादा है, दैट मींस कि डेल्टा एच वेपराइजेशन, एंथैल्पी जो चाहिए वेपराइज करने के लिए वो भी ज्यादा होगी। अगर वो ज्यादा है दैट मींस कि लिक्विड इवेपोरेट होना नहीं चाह रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, वो आसानी से नहीं जाएगा। दैट मींस कि ये इट विल बी लेस वॉलेटाइल, इट विल बी लेस वॉलेटाइल। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय वॉलेटाइल? समथिंग विच इज रेडी टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? वेपर। सम लिक्विड विच इज रेडी टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? वेपर्स इज कॉल्ड वॉलेटाइल। ये कम वॉलेटाइल होने वाला है, इसके वेपर्स आसानी से नहीं बनेंगे। अगर वेपर्स आसानी से नहीं बनेंगे बच्चों, तो वेपर प्रेशर भी तो कम ही हो जाएगा। तो मैं तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड टेम्परेचर। अगर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है, वो कब ज्यादा होगी? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स बनानी पड़ेगी, ज्यादा विलेंस बनाने पड़ेंगे इस जोड़े को दूर करने के लिए। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या है? वो कम रहेगा। ठीक है, और सभी लोग जानते हैं बच्चों कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा भैया? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, और अगर वो बढ़ गई तो बंधन तोड़ के तो पार्टिकल वैसे ही बन जाएगा। देखो बच्चों, आप गैस पे पानी को गर्म करो और ऐसे ही फ्रिज में देखो, तो कौन सा लिक्विड जो है जल्दी इवेपोरेट होगा? ऑब्वियसली जो गर्म कर रहे हो, है ना, जिसको आप बॉईल कर रहे हो। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वेपर्स, जो वेपर्स हैं, नंबर ऑफ वेपर्स वो भी बढ़ेंगे। अगर वेपर ऊपर ज्यादा पहुंच गए तो ऑब्वियसली भैया जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं केवल दो फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। पहला कौन सा है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जो कि किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लिक्विड पर। किस पर? नेचर ऑफ लिक्विड पर। और दूसरा कौन सा है? टेम्परेचर। अगर आपने लिक्विड नहीं बदला और टेम्परेचर भी नहीं बदला तो याद रखें वेपर प्रेशर को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। श्योर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो कई बार मैंने पूछा बच्चों से कि बच्चे एक बात बताओ, वेपर प्रेशर क्या होता है? तो बच्चे क्या बोलते हैं? देखो ऐसा होता है, बहुत सिंपल सा है भाई, ये रहा लिक्विड आपका, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ये ऊपर जाना चालू हो गए और यहां पर पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए, है ना। अब ये पार्टिकल्स वेपर्स के यहां हैं, तो ये अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे बच्चों, यस और नो? दे आर फ्री टू मूव एवरीवेयर, दे विल हैव रैंडम मोशन। भाई 10 पार्टिकल इधर भी जाएंगे, 10 उधर भी जाएंगे, 10 ऊपर 10 नीचे भी आएंगे, दे आर मूविंग एवरीवेयर रैंडमली, है ना। तो अब बच्चे कहते हैं कि सब अब जो है, जो प्रेशर यहां अप्लाई होगा, यहां अप्लाई होगा, इट विल बी कॉल्ड वेपर प्रेशर। प्रेशर तो होगा पर उसे हम वेपर प्रेशर नहीं कहते, क्योंकि वेपर प्रेशर बच्चों एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रेशर है, दैट इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, दैट इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। बेटा रिमेंबर दैट वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। अब बच्चों कौन से इक्विलिब्रियम की बात हो रही है पहले तो ये बताओ। जिस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं दैट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन should be equal to rate of condensation। जब ऐसा होगा तब जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को आप कहेंगे वेपर प्रेशर। उससे पहले तो आप उसको वेपर प्रेशर क्वालिफाई नहीं करवा सकते। देखो ये है कि शुरू में तो क्या होगा बच्चों के रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होने वाला है, क्योंकि पार्टिकल्स केवल ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो हम ये मानते हैं कि जो इवेपोरेशन हो रहा है और जो कंडेंसेशन हो रहा है, देखो ध्यान से, शुरू में 100 पार्टिकल ऊपर गए और नीचे अभी कोई नहीं आ रहा, तो कंडेंसेशन तो है ही नहीं, जीरो है ना। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल्स यहां इकट्ठे होने लगेंगे, अब ये पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे, कुछ पार्टिकल्स नीचे आने लगेंगे बच्चों, यस और नो। और जो पार्टिकल नीचे आएंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यस और नो। और जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो भाई मान लो कि कुछ टाइम बाद हमने देखा कि 100 पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो नीचे आने वाले हैं वो हो गए 20 पार्टिकल। भाई
जब ऐसा होगा तो यहां पर कुछ पार्टिकल्स तो होंगे ना, वो कुछ प्रेशर तो लगाएंगे ना भाई, वो प्रेशर तो होगा पर उसे वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे। ठीक है, जब थोड़ी देर बाद देखा आपने कि 100 पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं लेकिन जो नीचे आने वाले हैं वो हो गए 70 अभी भी कुछ पार्टिकल्स यहां होंगे, है ना भाई, वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा ही रहे होंगे, उसको हम प्रेशर तो कहेंगे लेकिन वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे। ठीक है, होल्ड करो, थोड़ा सा सब्र करो यार। अब 100 पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, 100 पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, अब भी कुछ पार्टिकल्स यहां होंगे जो कि प्रेशर लगा रहे होंगे। अब जो प्रेशर आएगा देखो, यहां भी प्रेशर होगा P1, यहां भी होगा P2, यहां भी होगा कोई प्रेशर P3 और यहां भी होगा P4। ये सब वेपर प्रेशर नहीं कहलाएंगे, केवल यही क्वालिफाई करेगा एज अ वेपर प्रेशर। कब? जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, तब हम कहते हैं जो प्रेशर होगा दैट विल बी कॉल्ड वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर बच्चों केवल दो ही चीजों पर डिपेंड कर रहा है। कौन सी? डेल्टा एच वेपराइजेशन जो कि नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है, एंड सेकंड वन टेम्परेचर। तीसरी किसी और फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड भी नहीं करता लिक्विड का, प्योर लिक्विड का। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप मुझे एक बात बताओ, ये कंटेनर, ये पानी है, दिस इज से वाटर, दिस इज वाटर, ओके, एंड दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा केस लिया बेटा मैंने, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, है ना। अब यहां पे भी ये भी पानी है, ये भी पानी है, और सेम कंटेनर है एक तरह से, H2O एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसमें एक काम कर लेते हैं हम लोग, इस कंटेनर को हम नीचे की तरफ लेके आते हैं, इसका पिस्टन, हम पिस्टन को कहां लेके आ रहे हैं? नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं बच्चों आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो आप, हम इस पिस्टन को नीचे लेकर आ गए, है ना, ध्यान से। तो यहां पर जो प्रेशर है वो है P1, यहां पर है P2। आप में से कौन बताएगा कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, P1 या P2? देखो बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसका आंसर गलत देने वाले हो। अगर आप इसको गैसियस प्रेशर से रिलेट करोगे तो वहां तो दिक्कत है बच्चों। वहां क्या दिक्कत है कि हम लोग ये जानते हैं कि भाई यहां पर जब गैस है इतने पार्टिकल में, यहां पर प्रेशर P1 है ना, लेकिन आपने इसे कंप्रेस कर दिया, तो आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम है V और ये वॉल्यूम होगा सपोज V/2। तो प्रेशर क्या आएगा भाई, यहां पर अगर बॉयल्स लॉ अप्लाई करोगे, अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, अगर आपने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया तो क्या आएगा, P1V1 इक्वल टू P2V2। तो ये P1 रहा, V1V हो गया, और ये P2 कितना हो जाएगा बच्चों, V/2 कैंसिल हो गया, तो P2 आ जाएगा आपका 2P1। यस और नो, यहां मल्टीप्लाई करो उसको, तो यहां तो डबल हो जाएगा प्रेशर, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पर ये क्या है, गैसियस प्रेशर, ऑर्डिनरी प्रेशर। हम किसकी बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ प्रेशर है और ये केवल दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस पर, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड आपने बदला नहीं, टेम्परेचर भी आपने बदला नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत वेपर प्रेशर तो नहीं बदल सकती बच्चों। दैट मीन्स P1 विल बी इक्वल टू P2। अब आप मुझसे लड़ाई कर सकते हो, सर ये क्या कर दिया आपने, यहां पे ऐसा क्यों कर दिया और यहां पे ऐसा क्यों नहीं किया। उसका कारण क्या है कि बच्चों को बॉयल्स लॉ क्या है ये भी नहीं पता होता है कभी कभी। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों व्हाट इज बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है बच्चों, बॉयल्स लॉ होता है P1V1 इक्वल टू P2V2। पर कंडीशन क्या है भैया, साइंस में कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ये है कि N एंड T, नंबर ऑफ मोल्स इन T शुड बी कांस्टेंट। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो तो कांस्टेंट रहने वाले, क्योंकि गैस को अगर आप नॉर्मली कंप्रेस करो तो वो आसानी से लिक्विड नहीं बनती। लेकिन जब आप इसको कंप्रेस करेंगे, किसको, वेपर्स को, ये वेपर्स जो हैं दे आर रेडी टू कंडेंस जस्ट बाय इंक्रीजिंग लिटिल बिट ऑफ प्रेशर। तो यहां पर क्या होगा, कुछ वेपर्स नीचे चले जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो, नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स यहां पर मान लो 100 थे, तो यहां पर जब आपने कंप्रेस किया तो कुछ पार्टिकल्स यहां पर अंदर चले गए और ये बच गए कितने, सपोज से 60। तो नंबर ऑफ मोल सेम कहां रहे यहां पर, अगर नंबर ऑफ मोल सेम नहीं रहेंगे तो हम बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों ये वेपर प्रेशर केवल दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पर और टेम्परेचर पर। ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन पर डिपेंड नहीं करता।
यस और नो? देखो ये जो है ये गैस है, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस की बात कर रहे हैं। गैस को आप कंप्रेस भी करोगे ना बच्चों, तब भी नंबर ऑफ मोल सेम रहने वाले होते हैं, नंबर ऑफ मोल थोड़ी भाग जाते हैं यहां से निकलकर, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। एक सवाल और करेंगे अपन से, एक सवाल और करेंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रहा पानी, ये वाटर है बच्चों एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक और ले लेते हैं हम लोग, ये वाला केस लेते हैं, यहां पर हमने पानी पूरा भर रखा है, ठीक है। ये रहा P1, ये रहा P2 और ये भी पानी है और 25 डिग्री सेल्सियस पर है। यस और नो? आप बताओ मुझे। अच्छा एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं कि भाई पानी बस थोड़ा सा रखा हमने, जरा सा पानी रखा है यहां पर, और ये है P3, है ना। आप बताओ, ये भी पानी है, ये भी पानी है और 25 डिग्री सेल्सियस पर है। आप मुझे बताओ कि कौन सा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, P1, P2 या P3? इस बार गलत नहीं होना चाहिए। आंसर है P1 is equal to P2 is equal to P3. The reason being vapor pressure depends only and only on two factors. What is that? Nature of liquid and temperature. You are not disturbing them. You cannot change the vapor pressure. Yes or no? इस केस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन वेपर प्रेशर बच्चों सेम रहने वाला है। यस और नो? तो आपको एक बात मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि जीवन में कभी भी जब भी कभी वेपर्स की बात हो रही है और आप उसे कंप्रेस कर रहे हैं, तो कभी भी बॉयल्स लॉ ना लगाएं वेपर के ऊपर, प्लीज प्लीज प्लीज। बॉयल्स लॉ तभी लगाएं जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हैं। अगर एक भी वेरिएबल है तो बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। यस और नो? तो एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या आप इसे कर पाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है कि हमारे पास ये थोड़ा सा हमने पानी ले रखा है, पानी है यहां पर, और ये रहा पिस्टन। अब इस पिस्टन में हम देखेंगे यहां पर कुछ एयर भी है, मतलब गैस भी है, और यहां पर कुछ वेपर्स भी हैं, पानी के वेपर्स हैं यहां पर, है ना। और ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज V, ठीक है। और ये जो PT है, टोटल प्रेशर है, PT आई एम सेइंग इज सपोज से 600 mm। कितना है बच्चों? 600 mm टोटल प्रेशर। और जो वेपर प्रेशर है पानी का, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज गिवन एज सपोज से 100 mm। कितना दे रखा है बच्चों? 100 mm, ठीक है, 100 mm दे रखा है। अब मैंने इसको कंप्रेस किया है, इसको हमने क्या कर दिया? कंप्रेस। तो पिस्टन को जो कंप्रेस किया तो क्या हुआ कि सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, पानी तो अभी भी है बच्चों, लेकिन हमने कंप्रेस किया और ये जो वॉल्यूम है ये हमने कर दिया V/2। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा करने के बाद PT कितना आएगा? टेम्परेचर इज सेम, यहां पे टेम्परेचर सपोज यू से इससे 25 डिग्री सेल्सियस, यहां भी टेम्परेचर आप मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने टेम्परेचर नहीं बदला है, केवल कंप्रेस किया है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल प्रेशर? ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। ये कई बार IIT में पूछा भी गया है और नीट में कभी भी पूछ सकते हैं बच्चों आपसे, तो ध्यान रहे बच्चों। देखो PT क्या होगा? PT क्या होगा बच्चों? PT विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ H2O। यस और नो? दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ। तो PT दे रखा है 600, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर अपन निकाल लेते हैं, और ये दे रखा है 100। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर कितना आ जाएगा बच्चों? 600 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 500, 500 mm आ गया। जब आप कंप्रेस करेंगे इसको, तो मैंने क्या बताया था बच्चों, जब आप कंप्रेस करेंगे और आपको बॉयल्स लॉ लगाना है, तो बॉयल्स लॉ आप किस पे लगा सकते हैं? एयर पे लगा सकते हैं, गैस पे लगा सकते हैं, लेकिन वेपर्स पे नहीं लगाएंगे। वेपर प्रेशर तो चाहे कंप्रेस कर लो चाहे कुछ कर लो, वो तो उतना ही रहने वाला है, क्योंकि वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, डेल्टा H वेपराइजेशन मींस नेचर ऑफ लिक्विड, एंड सेकंड वन इज टेम्परेचर। मैंने दोनों ही नहीं बदले, तो वेपर प्रेशर तो 100 का 100 रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर कुछ चेंज होगा तो चेंज किस में होगा बच्चों? पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर में। तो एयर के लिए अप्लाइंग बॉयल्स लॉ फॉर एयर कह लो, गैस कह लो, बात एक ही है। दैट विल बी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो प्रेशर कितना है? P1 कितना है बच्चों? पहला 500 mm एयर का, सो इट विल बी 500 इंटू वॉल्यूम कितना है? V है, शुड बी इक्वल टू, ये पता करना है अपने को, और V2 कितना है? V/2 है। तो V से V कैंसिल हो गया, ये डबल चला गया उधर, तो P2 विल बी 1000 mm। कितना आ रहा बच्चों?
1000 mm। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है किसका, एयर का, वो कितना है 1000 mm है। तो अब आप बताओ व्हाट इज पीटी, पीटी विल बी P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ H2O। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर अब कितना हो गया है, इट इज नाउ 1000 mm प्लस वेपर प्रेशर, वो तो उतना का उतना ही रहने वाला है यार, वो थोड़ी चेंज होगा, दैट विल बी 100। तो टोटल बिकम्स 1100 mm, 1100 mm। यस और नो? कई बार बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं बच्चों मुझको, ठीक है, इट विल बी 1100 mm। कई बार बच्चों से पूछता हूं कि भाई ये 600 है, तो कह देते हैं सर डबल कर दो उसको, यहां पे 1200 आ जाएगा, 1200 नहीं आएगा, 1100 ही रहेगा, 1100 रहेगा, ठीक है। अगर आपको वेपर प्रेशर प्रॉपरली आता है बच्चों, वेपर प्रेशर के इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो एक चैप्टर है डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जहां पर के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड हैं, सब के सब बेस्ड हैं वेपर प्रेशर पर। अगर आपको वेपर प्रेशर की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आती है तो आप ये भूल जाओ कि आपको सॉल्यूशन चैप्टर भी नहीं आता है। अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको वेपर प्रेशर नहीं आता है। तो अब इसको आप अच्छे से करिए और फिर आप जो है जब सॉल्यूशन चैप्टर पे जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।